छठ का म्यूजिक चल रहा है कहीं। गुड मॉर्निंग। और त्योहारों की वेकेशन के बाद आज फर्स्ट डे बच्चे लोग स्कूल जाने वाले हैं। ये मंडे का व्लॉग है और मैं बस उन लोगों के लिए टिफ़िन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने है ना ये बीन्स वगैरह साफ़ करके रखी थी, इनको धुल लिया है और इनको मैं चॉप कर रही हूँ। आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाऊँगी विद पराठा। एंड यहाँ पे हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे हैं। एक्चुअली पता है सुबह मतलब आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मेरे लिए सुबह में काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन अगर छुट्टियां वगैरह मिल जाए ना, जैसे वेकेशन हो जाती है बच्चों की, तो उसके बाद जो पहला दिन होता है ना, तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल लगता है सब कुछ। तो हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे हैं, वो आटा लगा रहे हैं। वैसे उनको ये जो स्टैंड मिक्सर है इसमें डो लगाना अच्छा लगता है, मुझसे भी ज़्यादा परफेक्ट हैं अभी वो मेजरमेंट्स के साथ। मैं यहाँ पे किचन के बाकी काम कर रही हूँ और बैक एंड में हस्बैंड बाकी के काम कर रहे हैं। वो सुबह में पौधों को पानी डालते हैं, बच्चों को जगाएंगे, उनके पीछे पीछे घूमेंगे, बाथरूम से निकलो। बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं, थोड़ा सा उनके साथ है ना वक्त देना पड़ता है, नहीं तो बस कैच करने में मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ये तो रही मेरी। आप अपनी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं या अभी वक्त है? क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सानवी खुशी जो स्कूल में जाते हैं उस तरह के सभी स्कूल्स अभी ओपन हो चुके हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा स्कूल्स में अभी छुट्टियाँ ही हैं। मतलब शानू जहाँ ट्यूशन जाती है ना, तो वहाँ पे बैच में बहुत ही कम बच्चे आते हैं, ज़्यादातर अभी वेकेशन में ही हैं। बहुत बच्चों को अराउंड 21 डेज़ की छुट्टियाँ मिली हैं और यहाँ सानवी खुशी को ऐसी छुट्टी मिलती है जो सैटरडे से शुरू हो, और तो वो सैटरडे संडे इंक्लूसिव हो जाते हैं, तो फिर 10 दिन की मिलती हैं। एक तरह से देखा जाए तो 7-8 दिन की ही छुट्टियां होती हैं। पता ही नहीं चला कब वेकेशन आई कब चली गई। वेकेशन जितने भी दिन उन लोगों की थी उतने पूरे वक्त त्यौहार भी थे। बिज़ी हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए। घूमने जाने का प्लान था बट वो हो नहीं पाया, क्योंकि ये वक्त ऐसा था, काम काफ़ी ज़्यादा हो गया। और बच्चे लोग का टिफ़िन हो चुका है रेडी, नाश्ता वो लोग कर चुके हैं। और टिफ़िन में आज सब्ज़ी पराठा, थोड़े से नट्स हैं, एंड सैलेड के लिए मैंने खीरा दिया है। पहले उन लोगों की 3 ब्रेक्स होते थे, लेकिन अभी वो दोनों ही थोड़ी हायर क्लासेस में आ गए हैं, तो अभी बस 2 ब्रेक होते हैं। एक में सैलेड या फ्रूट इस तरह का आप कुछ भी खा सकते हो, दूसरे ब्रेक में प्रॉपर मील आप ले सकते हो। तो अब वो मुझे खुद ही मना कर देते हैं कि मम्मा ज़्यादा खाना भर भर के मत दिया करो, क्योंकि एक ब्रेक अब उन लोगों का कम होता है। मैंने ये बर्तन धुले थे ना, तो गैस्केट निकाल के साफ़ करी थी और मैं ऐसे ही लिड लगा रही थी एंड आई वाज फीलिंग इतना फ्री क्यों लग रहा है। बाद में पता चला गैस्केट तो है ही नहीं। बाय द वे जो टिफ़िन है ना, इसकी लिड थोड़ी जगह जगह से क्रैक हो रही है। मैं अब शायद नए टिफ़िन खरीदूँगी बच्चे लोग के लिए। एक्चुअली शर्मा जी को बाहर जाना है और वो बेसमेंट में गए हैं कार निकालने के लिए, और कार के टायर में हवा कम है। उन्होंने मुझे कॉल किया है इन्फ्लेटर लेकर आने के लिए, बिकॉज़ मेरे पास इसका सोल्यूशन पहले से है। एक इन्फ्लेटर, टायर इन्फ्लेटर घर में होना बहुत ज़रूरी है। एंड द सोल्यूशन दैट आई हैव, ये ना सिर्फ एक टायर इन्फ्लेटर है बल्कि ये एक 3-in-1 डिवाइस है। मैं पहले उनको ये दे आऊँ जिससे कि उनकी कार के टायर में हवा भर जाए। इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस, थोड़ी सी आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी इसके बारे में, तो मैं आकर आपको इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। तो ये जो डिवाइस आप देख रहे हो ना, ये है अगारो गैलेक्सी टायर इन्फ्लेटर।
और इसका इस्तेमाल हम लोग न सिर्फ टायर इन्फ्लेट करने के लिए करते हैं बल्कि बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा नज़दीक से दिखा देती हूँ और आप आपके घर में इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। गारो गैलेक्सी टायर इन्फ्लेटर कॉर्डलेस तो है ही, साथ में ये रिचार्जेबल भी है और इसके मल्टीपर्पज़ यूजेस भी हैं। ये देखें, ये होज है, इसे आपको अटैच करना है। ये कनेक्टर डायरेक्टली कार के टायर में लग जाता है और इसके साथ में आते हैं डिफरेंट अटैचमेंट जो आप इसमें लगा सकते हो बाकी चीजों से कनेक्ट करने के लिए। ये एयर होज बेंडेबल है और ये इस अप्लायंस के ऊपर अच्छी तरह से स्टोर भी किया जा सकता है और ये है ना एक हैंडल की तरह भी काम करता है। इधर देखिए, यहाँ पर आपको एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और एक यूएसबी आउटपुट पोर्ट दिखेगा। जो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है उससे आप इस अप्लायंस को चार्ज कर सकते हो और जो यूएसबी पोर्ट है उसे यूज करके आप इसे एज पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। ये है इसके कंट्रोल्स और ये है डिस्प्ले स्क्रीन। इस लार्ज एलईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है रियल टाइम प्रेशर एंड टाइम। लॉन्ग प्रेस करके इसे आप ऑन कर सकते हो और लॉन्ग प्रेस करके ही इसे ऑफ भी किया जा सकता है। और ये जो एक्सट्रीम कॉर्नर में आप बटन देख रहे हो ये है मल्टी मोड ऑप्शन बटन और यहाँ पर आपको प्रीसेट मिल जाएंगे कार, बाइक, बॉल और मैनुअल। और हाँ, यहाँ पर पहले से इन सब के लिए प्रेशर सेट है, आपको सिर्फ बटन प्रेस करना है और यूज़ करना है। और ये जो मैनुअल प्रीसेट है ना, वहाँ से आप खुद से प्रेशर सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और इतना ही नहीं, मल्टी मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप प्रेशर की यूनिट को भी चेंज कर सकते हो। इधर है एलईडी फ्लैश लाइट बटन, इसे ऑन करके इसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इससे दो फायदे हैं, एक तो कम रोशनी वाली जगह पर अगर आप हवा भर रहे हो तब ये बड़े काम की यूटिलिटी है और साथ ही इसे आप टॉर्च की तरह भी यूज कर सकते हो। चलिए अब इसके अटैचमेंट्स देख लेते हैं। इसके साथ आते हैं 4 अटैचमेंट्स। ये जो पिन जैसी अटैचमेंट है ये है प्लेइंग बॉल अटैचमेंट, यानी कि इससे आप बॉल वगैरह में हवा भर सकते हो। ये जो 2 प्लास्टिक अटैचमेंट हैं ये है फ्लोटिंग ट्यूब्स के लिए। स्विमिंग पूल की ट्यूब्स या सिमिलर ट्यूब्स को आप इस अटैचमेंट की हेल्प से इन्फ्लेट कर सकते हो। और ये है बाइसिकल के लिए अटैचमेंट। बाइसिकल अटैचमेंट में वॉल्व लगा हुआ है तो आपको 2 एक्स्ट्रा वॉल्व भी मिलेंगे। चले देखें कि इनको अटैच कैसे करना है। होज के इस एंड पर आप इन अटैचमेंट्स को इजीली लगा सकते हो, थोड़ा टाइट होने तक इसे घुमाना है, बस हो गया। इस अप्लायंस से आप अपना मोबाइल फोन भी चार्ज कर सकते हो और ये एक पावर बैंक का भी काम करता है। इसके साथ में आती है ये चार्जिंग केबल। इस टायर इन्फ्लेटर में 2000 mAh के 2 रिचार्जेबल बैटरीज हैं। 3 से 4 घंटे के रिचार्ज पर ये कंटिन्यूसली 25 मिनट तक काम करता है। साथ में आता है एक कैरिंग पाउच जिससे इट बिकम्स ईजी टू कैरी। कॉम्पैक्ट सा है तो इसे आप कार में कहीं भी स्टोर कर सकते हो। आप ये देखें कि ये कितने प्रेशर से हवा फेंकता है। ऑल्सो जब आप बॉल, बाइसिकल, कार एक्सेट्रा में हवा भरने के लिए प्रीसेट मोड सिलेक्ट करते हो ना, तो प्रीसेट वैल्यू रीच होने तक ये हवा भरता है और उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। टायर में हवा भरने के लिए इसे डायरेक्टली टायर में लगाएं, किसी भी अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। और अब आप कार के लिए प्रीसेट वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो या फिर मैनुअली भी वैल्यू सेट कर सकते हो। सिंगल प्रेस से इसको ऑन करें और धीरे धीरे आप देख सकते हो कि प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और जैसे ही प्रीसेट वैल्यू रीच हो जाएगी ये इन्फ्लेटर अपने आप बंद हो जाएगा। और ये हर घर के लिए एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है, बिकॉज आपके घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो ज़रूर होगा। एंड जब टायर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पंक्चर भी हो जाता है तो आप इससे एटलीस्ट उतनी तो हवा भर सकते हैं कि उसको ले जाया जा सके पंक्चर बनवाने के लिए। और क्योंकि ये 3 in 1 है तो डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है। आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो लिंक रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। शर्मा जी बच्चों को ले जा रहे थे तभी उनके कार में जो टायर में हवा कम थी, बट वो तब तो ले गए क्योंकि बस फिर छूट जाएगी। पर आते ही उन्होंने मुझे बेसमेंट से ही फ़ोन किया कि जो इन्फ्लेटर है वो ले आओ, टायर में हवा भर डालनी है। आकर उनको मैं नाश्ता दे रही हूँ क्योंकि उनका ऑफिस जाने का टाइम होने लगा है। और मैं आज है ना इस रूम को ठीक करने वाली हूँ। आप वैसे भी देख सकते हो, पिछले आपने कोई मेरा वीडियो देखा हो ना, तो ये जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर है ये थोड़ा यहाँ तक था टू बी प्रिसाइसली। ये मैंने उधर खिसका दिया है, उधर पूरा सफाई कर दिया। इसके नीचे भी वो क्या बोलते हैं उसे, मुझे शानू खुशी ने बताया तो था,
समथिंग समथिंग बनीज समथिंग, तो वो हो गए थे इतने सारे, और वो फिर मैंने साफ़ कर दिया है यहाँ से। इसको खुशी की हेल्प से मैंने खिसका दिया। बच्चे लोग स्कूल से आ गए, वो लोग खाना वाना खा चुके हैं। शानू तो आते ही सो गई थी, वैसे भी वो आके आजकल नहीं खाती, वो जागने के बाद खाती है। एंड खुशी आके खाती है और फिर सो जाती है, और दोनों ही सो जाते हैं। एंड फिर वो जागने के बाद सिर्फ दूध वूध लिखती है। शानू की तरह वो फिर खाना नहीं खाती। दोनों का सिस्टम अब अलग अलग है, क्योंकि शानू जाती है ट्यूशन क्लास भी, तो वो उससे पहले खा के जाती है, सो दैट वो ट्यूशन में अच्छे से अवेक रह सके। एंड तो वो दोनों के दोनों अभी बिज़ी हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री हूँ, मेरा दोपहर तक का सारा काम डन हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ इस रूम को थोड़ा सा आज ठीक करूँ, क्योंकि त्योहार के बाद से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आप देख भी रहे हो स्टैकअप हो गए। तो ये सारी चीज़ें मुझे हटानी है। आज भी मैंने कुछ एक झालर उतार दी है, कुछ एक थोड़े वक्त बाद उतारेंगे। मेरा ये वाला जो ड्रेस है ना, इसके लिए मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि अच्छा लग रहा है। एंड बहुत लोग, मुझे 2 कमेंट आए थे प्रिसाइसली कि आपका ये नया नाइट ड्रेस अच्छा है, आपने कहाँ से लिया है। तो ये नाइट ड्रेस नहीं है, ये कोऑर्ड सेट है, मैंने ज़ूडियो से लिया था। और ये एक इस वाले कलर में है और एक लाइलैक से कलर में आता है, वो भी एक प्रिटी सा कलर। तो मैं सोच रही हूँ कि वो एक भी लाऊंगी, बहुत कंफर्टेबल है पहनने में एंड अच्छा भी लगता है। तो इस रूम को ना, अब मुझे आप लोग की ना हेल्प चाहिए। मैं इस रूम को थोड़ा सा ना ऐसा, एक मेरा ख्याल आता है कि इसको एक एक्स्ट्रा बेडरूम बना लिया जाए। और वो मैं बात भी कर रही थी शर्मा जी से, पापा से, कि इसमें ना थोड़ा फोल्ड हो सके, ऐसा बेड में लगाना चाहती हूँ, सो दैट जब गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ ईजीली रुक सकें। तो एक वो है, और एक ये है कि मैं इसको थोड़ा सा ना वैनिटी टाइप बनाना चाहती हूँ, क्योंकि स्टैंडिंग मिरर भी इसी रूम में लगा हुआ है। तो हम सब लोग तैयार होकर आएँ तो थोड़ा यहाँ पर ग्रूम हो सके, प्लस मंदिर भी हमारा यहीं पर है। तो मैं इसको कैसे थोड़ा करूँ, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है। फ़िलहाल के लिए अभी जितना है, मैं आज इसको थोड़ा सा सॉर्ट करूँगी। ये खिसक गया है, यहाँ काफ़ी जगह हो गई है, तो स्टैंडिंग मिरर मैं पहले यहाँ पर लगा देती हूँ। ऑल्सो मुझे कुछ एक दोस्त बोल रहे थे कि 2-2 अलमारी हैं यहाँ पर आपकी, तो अंदर कैसे आपने इसको रखा हुआ है वो दिखाना। तो मैं एक बार थोड़ा ये कर लूँ, फिर मैं आपको मेरी अलमीरा दिखाऊंगी। तो ये देख लो पहले तो आप, ये अलमारी के ऊपर इतना सारा सामान है। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, दिस वाइट एंड ग्रे कलर, ये है प्रिंटर। तो ये तो मैं यहाँ से नहीं हटाऊंगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे पड़ ही जाती है। हफ्ते, कभी कभी पूरे हफ्ते भी इसकी ज़रूरत पड़ती है सानवी खुशी को। तो ये नहीं हटाऊंगी। बाकी वो सब पीछे तक का है ना, ज़्यादातर पूजा से रिलेटेड है, तो ये सभी मैं अभी हटाने वाली हूँ। और ये जो चौकी है ना, मेरे पास इससे भी ज़्यादा थी, बट वो थोड़ी सी यहाँ वहाँ दी थी और वापस आई नहीं। ये मैं पूजा में इस्तेमाल करती हूँ चौकी सजाने के लिए, और जब इस्तेमाल हो जाता है तो मैं इसको वापस रख देती हूँ स्टोर करके। सिर्फ मैंने ये प्रिंटर नहीं हटाया है, क्योंकि इसको मैं यहीं रखने वाली हूँ। इसे मैं प्रॉब्ली इधर थोड़ा शिफ्ट कर दूँगी। ऑल्सो ये जो फ़ैन है, इसको मैंने एक जगह ढूंढी है, मैंने है ना कुछ एक नेस्टिंग टेबल्स मंगाए हैं। जैसे ही वो आ जाएगा तो ये उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसको इधर ही रख रही हूँ फॉर द टाइम बीइंग। चलिए मैं आपको ये अलमारी भी दिखा देती हूँ, बहुत सारे दोस्त देखना चाह रहे थे। तो ये ऐसा दिखता है, और ये है ना, मैंने कुछ वक्त पहले अरेंज करी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसे अरेंज रखती हूँ, लेकिन फेस्टिवल्स के दौरान वापस से फैल गई थी। तो यहाँ पर आप देखें, तो ये तो बिल्कुल सामने का पोर्शन है, ये थोड़ा ऊपर तक भी जाता है। यहाँ देखें ऊपर एक और सेक्शन है। यहाँ पर मैं ज़्यादातर मेरे जो आप देख रहे हैं ना, वो बास्केट जैसा है, उधर पेटीकोट्स होते हैं, दूसरे सेक्शन में ज़्यादातर वुलन्स होते हैं। और ये मेरे है ना जो रोज़ के पहनने के सूट्स मैं यहाँ पे रखती हूँ, कुर्ता एंड जो सूट रहते हैं सेट्स, और वेस्टर्न ये वाले हैं। देन ये सभी बॉटम्स रखे हुए मैंने, ये नाइट ड्रेसेस, ये टॉप्स और ये जीन्स, शॉर्ट्स, इधर पूरा लॉन्जरी एंड ऑल मैंने रखा हुआ है इस तरह का। मैंने ये एक, आप ये देख रहे हो, ये अमेज़ॉन से ये मंगाया था, ऑर्गेनाइज़र है ये, लॉन्जरी ऑर्गेनाइज़र इस तरह का होता है। तो इसमें अरेंज किया हुआ। बाकी ये सभी स्पेगेटी टॉप्स एंड टैंक टॉप्स वगैरह हैं। नीचे थोड़ा ऐसे ही रैंडम सामान है, ये सब मेरे इमिटेशन ज्वेलरी यहाँ रखी हुई है थोड़ी। और नीचे
मेरे वो सभी शूज़ हैं जो मैं यूजुअली नहीं पहनती, ये मैं कभी कभी पहनती, इसलिए इसको अच्छी तरह से अंदर रखा हुआ है। तो ये तो हो गया ये वाला पार्ट, ये आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा ये जो ऊपर आप देखेंगे सबसे ऊपर जो मैं आपको ठीक से नहीं दिखा पा रही हूँ, वो मैंने बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये सारे मेरे हैवी कुर्ताज़ हैं, जो सेट्स हैं पूरे। ये सभी साड़ीज़ हैं जो उतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, स्पेशल नहीं है, इसको इग्नोर करें। ये मैंने अभी पैक करके यहाँ रख दिया, इसकी जगह मुझे कुछ और ढूंढनी है। ये वो चनिया चोली वगैरह है, ये एक्स्ट्रा पर्दे वर्दे हैं, ये मुझे रखने हैं। देन यहाँ पर भी थोड़े सूट्स हैं इस साइड। हाँ, ये सभी सूट है मेरे जो ओकेजनली पहनती हूँ मैं, सारे ही सूट हैं ये तो। यस, ये सारा साड़ी का सेक्शन है जो उतना स्पेशल नहीं है, और ये सूट है। एंड देन ये जो साड़ियाँ आप देख रहे हो ना, ये ज़्यादातर साड़ीज़ वो हैं जो मैंने अभी ऑर्डर की थी, आप लोग को दिखाई थी। इसके नीचे भी थोड़े मैंने शूज़ ही रखे हुए हैं जो मैं यूजुअली एवरीडे पहनती हूँ। बाकी ये सारा लेगिंग्स का स्टैक है, ये सारे वाइट बॉटम वेयर होते हैं ना, मतलब शलवार, पजामा, शरारा, लेगिंग, वो सब ये यहाँ पर रखे हुए हैं। एंड ये सभी हैं ब्लाउजेज़, ज़्यादातर ये वो हैं जो मैंने अभी मंगाए थे, आपको दिखाया नहीं मैंने, चलिए दिखा देती हूँ एक सेकेंड। तो इसमें से कुछ एक हैं ये नीचे वाले, ये तो पुराने हैं, ज़्यादातर मैंने साड़ी के साथ ही रखे हुए हैं सो दैट मिल जाए, बट ये कुछ एक हैं जो मैंने अभी मंगाए थे। तो एक तो है ये, तो एक तो है ये, और ये शायद सोच ब्रांड का है, ये पैडेड वैडेड नहीं है, अच्छा लगा था मुझे, इसका स्ट्रैप थोड़ा यूनिक है। इसके बाद एक है ये रेड मरून जैसा है ये, तो ये पैडेड है, और ये है फ्रॉम सोच अगेन। तो मैंने थोड़े से ऐसे कलर्स मंगा लिए थे जो सभी पे चल जाएं। एक ये वाला भी है जो मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, तब अच्छा लग रहा था, ये भी है फ्रॉम सोच, और ये मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया है, पर इसमें है ना अंदर बहुत सारा स्कोप है। ये आप देखें काफ़ी सारी सिलाई दी हुई है, तो जैसा हिसाब लगे उस हिसाब से आप खोल सकते हो इसको। ये पैडेड है और कलर ऐसा है कि ज़्यादातर साड़ीज़ पे ये अगर सीक्वेंस का काम है तो ये चल जाएगा। एंड इसके बाद एक ये वाला ब्लाउज़ है, ये भी सोच से ही है, और ये वाला बहुत सुंदर है। और ये है ना, मतलब जो रेगुलर बेज कलर है उस कलर का नहीं है, थोड़ा सा कॉपरिश ह्यू में है। ये पैडेड है एंड स्लीव इसके साथ अटैच नहीं है, इनमें से किसी के साथ भी स्लीव्स अटैच नहीं है, पर आप आपके जो बुटीक है उनसे कह के स्लीव लगवा सकते हो। बट ये बहुत अच्छा निकला है, इसके अंदर भी काफ़ी सारा मार्जिन दिया हुआ है, बट मुझे इसको ऑल्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैंने पहना था करवा चौथ पे और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है। फिर एक ये वाला भी है, ये है ना यार, मैंने जो सोच के मंगाया था ना ये वैसे नहीं आया, इसकी बेल्ट काफ़ी छोटी आ गई है। तो एक तो ये कलर का मैंने मंगाया था, वही सोच के कि ये ज़्यादातर साड़ीज़ पे चल जाएगा। एंड इसी में से येलो एकदम सेम ब्रांड मैंने ये मंगाया था, मैंने ये पहना भी था, बहुतों का आप में से अच्छा नहीं लगा। यस, बहुत लोग डोंट फील इट कंफर्टेबल ऐसे छोटा वो देखना। तो मैं सोच भी रही हूँ कि इसमें थोड़ी थोड़ी ना स्लीव, क्योंकि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कम है, ये जो स्ट्रैप है जो इतने बड़े वाले हैं जो मैंने पहले भी दिखाया है उतना अच्छा लगता है, ये थोड़ा छोटा है। तो मैं इसको थोड़ा सा, वैसे इसकी फिटिंग अच्छी है लेकिन थोड़ा स्लीव पे मैं काम करवाने वाली हूँ। तो ये येलो साड़ी के साथ मैंने पहना था, एंड ये कॉन्ट्रास्ट येलो जिसमें भी जाता है उसके साथ पहना जाएगा। थोड़ा शिमरी सा है, सेल्फ में इसमें पिंक सी शाइन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये वो सभी ब्लाउज थे जो मैंने अभी लेटली मंगाए, मैं इनको एक बार अच्छे से वापस से अरेंज करके रखती हूँ जैसे रखे हुए थे। और हाँ, जब हम लोग 1 सेकेंड मैं चप्पल निकाल दूँ, जब हम लोग यहाँ पर हैं ये तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने धनतेरस पे क्या क्या लिया था। धनतेरस पे मैंने एक्चुअली ये 2 चीज़ें मंगवाई थी। तो ये पहले मैंने मंगा लिया था अमेज़ॉन से, धनतेरस के हिसाब से ही, ये वो इत्र छिड़कने वाला होता है ना। एंड ये मैंने प्रॉपर धनतेरस से पहले वाले दिन जो शॉपिंग करते हैं ना वो ये लिया था। ये मेरे पास पहले भी था बट वो स्टेनलेस स्टील का था, और मैंने कई जगह पढ़ा था कि पूजा में ऐसे नहीं रखते, तो उसे मैंने रिप्लेस कर दिया है इससे। ये उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा स्टर्डी है, वो तो थोड़ा सा हल्का सा ही था, काफ़ी ज़्यादा उसका प्राइस भी कम था। तो ये मैंने ख़रीदा था धनतेरस के लिए लोकल मार्केट से, धनतेरस से पहली शाम जब शॉपिंग की थी, और ये बहुत अच्छा निकला ये अमेज़ॉन से। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि ये जो इत्र छिड़कने वाला होता है ये मुझे लेना है, तो दोनों ही चीज़ें मैंने पीतल की ली थी, और ये था मेरा धनतेरस का बाय इस साल का।
और ये जो प्लांट आप देख रहे हो ना, ये आर्टिफिशियल प्लांट है और ये शायद मॉन्स्टेरा है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा। ये मैंने ख़रीदा था एट होम से कुछ 5-6 साल पहले, और इसके है ना लीव्स ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डस्ट कैच करते हैं और इसके अंदर कॉयर वगैरह लगा रखा है तो इसको धो नहीं सकते। तो इसके लिए मैं इसे कभी कभी ना मैं परेशान हो जाती हूँ तो फोल्ड करके रख देती हूँ कि अभी मुझे ये नहीं लगाना है। बट ये है बहुत सुंदर, एकदम रियल जैसा लगता है, और साफ़ करके इसकी जो लीव्स हैं उसमें शाइन भी बहुत अच्छी आ जाती है। पीछे जो आप देख रहे हो वो लाइव प्लांट है एंड वो रबर प्लांट है। तो ये मैंने यहाँ वहाँ रखा हुआ था, कभी इस रूम में कभी उस रूम में। आज मैंने इसको क्लीन कर लिया है और इसको इस रूम में रख दिया। और ये वाले जो आप लीव्स देख रहे हो जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये मैं धो लेती हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पानी से ख़राब हो जाए। सीधे इसे बकेट में डिप करके साफ़ किया जा सकता है। ये सभी भी मैंने साफ़ किए थे। याद है ना, आपको बता रही थी मैं आपसे कि मैं बीमार हो गई थी तो दिवाली की मेरी बहुत सारी सफाई है ना छूट ही गई थी। तो अभी मैं रिकवर हो चुकी हूँ और अभी फेस्टिवल वैसे तो हो चुके हैं बट सफाई का कोई सीज़न तो होता नहीं है। तो मैं जो चीज़ें मेरे टू डू लिस्ट में तब थी वो सारी अभी सॉर्ट कर रही हूँ। ये जो अंदर रखा हुआ था ना मैंने, ये पिलर जैसा, ये मैंने उठा के अभी यहाँ पे रख दिया है। और मैंने है ना डिश वॉशर लगा लिया है। ये दोपहर तक के सारे बर्तनों का डिश वॉशर मैंने अभी लगाया है। जो रात के होंगे वो देखा जाएगा बाद में। एंड मैंने थोड़ी सी मेथी साफ़ करके भिगो दी है। मैं पहली बार मेथी आई है हमारे घर में, तो इसका मैं कुछ बहुत ही यमी सा बनाऊंगी। और साथ में मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय भी, क्योंकि हस्बैंड भी घर आ चुके हैं तो हम लोग अभी चाय पियेंगे। ये जो मेथी है ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी और इसको मैंने काफ़ी देर तक पानी में भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि इसमें है ना बहुत फ़ाइन डस्ट भी चिपकी रहती है, मिट्टी चिपकी रहती है। तो ऐसे रनिंग वाटर में धोते हैं ना तो तभी भी कभी कभी किरकल सी रह जाती है। तो इसलिए मैं मेथी, इनफैक्ट हमारे यहाँ धनिया पालक कुछ भी ग्रीन्स होते हैं ना तो वो जड़ सहित मिलते हैं, तो उसकी वजह से पत्तों तक बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो चिपक जाती है। तो मैं कुछ भी ग्रीन्स इस्तेमाल से पहले आधे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ देती हूँ, तो मिट्टी जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाती है और फिर वो इतना ज़्यादा ऐसा किरकल सा, डस्ट सा, किरकिरी सी फील नहीं होती। मेथी मैंने साफ़ कर ली है, 2-4 पानी से धो लिया और इसके बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया है, क्योंकि मैं इसका ना पराठा बनाने वाली हूँ। पराठे में जो मेथी है वो जितनी ड्राई हो उतना ही पराठा बनाना आसान रहता है। और मैं है ना बहुत ही ज़्यादा हम लोग के फेवरेट आलू मेथी के पराठे बनाने लग रही हूँ। इतने यमी लगते हैं। कई तरीके से आप इनको बना सकते हो, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे ढेर सारी हरी मिर्ची, थोड़ी सी प्याज एंड काफ़ी सारा हरा धनिया जो है चॉप कर लिया है। आलू उबाल लिए थे मैंने, वो ठंडे हो जाएंगे तो उन्हें मैश करेंगे। जो मेथी है इसको साफ़ करके जितना हो सका है ड्राई कर लिया और उसके बाद इसको चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके पास है ना 2-3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप आलू मेथी का पराठा बनाना चाहते हैं तो पहला ये है कि आप ये जो मेथी है ये डो में नीड कर लें, तो इससे हैंडलिंग और ज़्यादा आसान हो जाती है एंड उसका टेस्ट एंटायरली डिफरेंट आता है। दूसरा ये कि ये जो मेथी है आप इसको भून सकते हैं प्याज वगैरह के साथ, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, मेथी विल्ट डाउन हो जाएगी। तो आपको है ना जो आपका ये मिक्स बना है ये हैंडल करना ईजी हो जाएगा। और एक और तरीका ये है, जैसे मैं बना रही हूँ, मैं सारी ही चीज़ें इकट्ठी इसको मिला करके स्टफिंग बना लूँगी। हम लोग है ना, मतलब मेरी मम्मी भी वैसे ही करती है, मेरी सासू मॉम भी वैसे ही करती हैं। हम लोग ज़्यादातर जो स्टफिंग होती है उसको एज़ इट इज़ यूज़ करते हैं। जैसे मेथी हुआ तो मेथी भी कच्ची ही हम लोग पराठे में भर लेते हैं। बहुत लोग इसको भून करके इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग ज़्यादातर नहीं करते। सिमिलरली जो मूली रहती है, मूली को भी बहुत लोग पराठा बनाने से पहले पका लेते हैं सो दैट उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर चला जाए। हम लोग कच्ची को ही निचोड़ करके इस्तेमाल करते हैं। एंड सेम गोज़ विद गोभी, गोभी भी कच्ची ही हम लोग पराठे में भर करके बनाते हैं। तो वो सिकते समय जो पकती है ना उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। पहले से पकाई हुई सब्ज़ी भरो तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब्ज़ी अंदर भर दी हो, कोई भी नॉर्मल सब्ज़ी और वो पराठे के अंदर भर दी एंड सब्ज़ी पराठा ही जैसे खा रहे हों, वो फ्रेशनेस नहीं आती। तो इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये स्टफिंग हो चुकी है रेडी, और क्योंकि इसमें मेथी है ढेर सारी,
प्याज भी है, धनिया भी है, तो ये स्टफिंग को आपको रेस्ट नहीं कराना है, जल्दी से जल्दी आप इसका पराठा बना लें। आटा मुझे लगा के दिया है फिर से हस्बैंड ने, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा शौक़ लगता है कि मैं करूँगा। मैंने उन्हें बोला था थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना, और उनके हिसाब से ये सॉफ्ट ही है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइट हो गया पराठे के हिसाब से। पराठा जब आप बनाते हो तो आटा थोड़ा सा सॉफ्टर रहे तो हैंडल करना इजी रहता है। एक्चुअली जो लड़के लोग होते हैं ना, मतलब मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ, एकदम हर चीज़ को प्रेशर से पकड़ते हैं, वो ताकत लगा के छूते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको लगता है कि हाँ आटा तो एकदम सॉफ्ट हो गया, जबकि हम लोग ऐसे हल्के हाथ से फील करके देखते हैं कि कैसा हुआ आटा। तो उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल सॉफ्ट आटा लग गया, एंड रेस्टिंग पे रख दिया था। हम लोगों ने बैठ कर बातें करी, और उसके बाद फिर मैंने देखा तो आटा थोड़ा मुझे टाइट लगा, बट ठीक है, मैनेजेबल था। अगर ये और थोड़ा सॉफ्ट रहता तो इतना ज़्यादा ये नहीं फटता। लेकिन इतने बढ़िया ये पराठे बने थे, एकदम करारे करारे। वैसे तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि पराठे ज़्यादा फट गए ना, तो अंदर की स्टफिंग और भी ज़्यादा कुरकुरी सी, बहुत ही ज़्यादा सिक गई बढ़िया वाली, और पराठे एकदम मज़ेदार बन गए थे। आप आलू मेथी के पराठे बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं मुझे ज़रूर से बताना, और कोई नई रेसिपी मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू पता चली तो मैं आपका नाम लेकर के वो ज़रूर से शेयर करूँगी। बस एंजॉय कर लिया है सभी ने अपने पराठा, बच्चे लोग मेरे साथ ही खा रहे हैं। मतलब वो खा तो पहले से ही रहे थे, बट उनको लेट हो गया है खाते खाते।